हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो के अंदर फिर हम अपने कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाएंगे और कुछ नई चीज़ों को सीखने वाले हैं। दो वीडियो अपलोड हो चुकी है पिछले हफ्ते। इस हफ्ते से नया नया टाइमिंग है क्लासेस का। मैंने आपको बता दिया था कि आपकी जो क्लासेस होंगी मंडे को, वेडनेसडे को, फ्राइडे को कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की वीडियोस अपलोड होंगी और संडे संडे को एचआरएम की वन शॉट अपलोड होगी अभी। और कंपनी लॉ के लिए जो मतलब आगे जो टाइमिंग वीडियो की बनेगी वो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको जाना है वीडियो के नीचे एक लाल कलर का बटन होगा सब्सक्राइब का, उस पर क्लिक करके बेल आइकन प्रेस कर देना है ताकि सारी अपडेट, सारे नोटिफिकेशंस आपके पास पहुंचे और आप एक भी वीडियो मिस ना कर पाओ। ठीक है, सारी चीज़ें अच्छी तरीके से डिटेल में समझेंगे। अगर आपने पिछली वीडियोस देख रखी होंगी तो बहुत अच्छी बात है, फिर आपको पता होगा कि कितने डिटेल में हम चीज़ों को समझते हैं। लेकिन नहीं देख रखी तो जाके एक बार देख लो ताकि जो बेसिक कॉन्सेप्ट है आपके सारे क्लियर हो जाए। ठीक है, क्योंकि बेसिक क्लियर होना बहुत जरूरी है। अगर आपको एंट्रीज आती हैं, सारी बेसिक आता है, तो फिर आप यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो एक तो चलो हम स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को बिना किसी फालतू टाइम वेस्ट के। तो हमने पिछली वीडियो में सब्सक्रिप्शन के बारे में पढ़ा था। पिछली वीडियो में लास्ट में हमने थोड़ा सब्सक्रिप्शन के बारे में जाना था। मैं आपको एक क्विक मतलब बता दूं, रिवीजन करवा दूं कि सब्सक्रिप्शन क्या है और सब्सक्रिप्शन का कौन कौन से टाइप्स हम सब्सक्रिप्शन के बारे में पढ़ते हैं। एक बार मैं आपको बता देता हूँ, फिर हम आगे की चीज़ों को, नई नई चीज़ों को पढ़ेंगे। ठीक है, नई नहीं कह सकते क्योंकि आप ट्वेल्थ में अच्छी तरीके से पढ़ के आ चुके हो। इवन ग्रेजुएशन में कई सारे बुक्स में तो दिया भी नहीं है, मतलब एसओएल के बुक्स में प्रोराटा शायद है भी नहीं। ठीक है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के, बट आपका समझना जरूरी है, आपका पढ़ना जरूरी है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और ट्वेल्थ में तो आपने डिटेल में ही पढ़ रखा होगा। और लेकिन जो आर्ट्स वाले बैकग्राउंड के बच्चे हैं या जो साइंस वाले बैकग्राउंड के बच्चे जिन्होंने अब जाकर बीकॉम या फिर कॉमर्स स्ट्रीम चूज किया, उनके लिए ज़रूरी हो सकता है, उनके लिए बेसिक से स्टार्ट करना इंपॉर्टेंट है। तो देखो, सब्सक्रिप्शन के बारे में हमने पढ़ा था, तो इसमें हमने क्या जाना था, सब्सक्रिप्शन मतलब होता क्या है। इसका मतलब होता है कितने एप्लीकेशन आए हैं, एप्लीकेशन का आना वो हमारा सब्सक्रिप्शन कहलाता है। इसके तीन टाइप होते हैं, एक होता है फुल सब्सक्रिप्शन, एक होता है अंडर सब्सक्रिप्शन और एक होता है ओवर सब्सक्रिप्शन। फुल में हमने क्या जाना था कि जितना हमने शेयर्स इशू किया है उतने के लिए एप्लीकेशन आ गया। हमने 10,000 शेयर्स इशू किए हैं तो 10,000 शेयर्स के लिए ही एप्लीकेशन हमारे पास आ चुका है। तो ये हमारा होता है फुल सब्सक्राइब, फुल्ली सब्सक्राइब। अंडर सब्सक्रिप्शन की बात करें तो इसका मतलब होता है जितने शेयर्स हमने इशू किए हैं उससे कम के लिए एप्लीकेशन हमारे पास आया है। इसके लिए एक लिमिट होती है कि अगर शेयर मतलब जितने शेयर्स अप्लाई इशू किए गए हैं उसका 90% अगर एप्लीकेशन आ जाता है तब तो हम शेयर्स इशू कर देंगे, लेकिन 90% से अगर कम आता है तो फिर वो कैंसिल हो जाएगा, किसी को नहीं मिलेगा। ओवर वाले में क्या होता है कि जितने हमने इशू किए हैं उससे ज़्यादा एप्लीकेशन आ गए हैं, तो उस केस में हम क्या करते थे, उस केस में हम तीन तरीके से अलॉट करते थे। पहला, पहले कुछ लोग होते थे जिन्होंने जितना मांगा है हम उतना उनको दे देंगे। मान लो एक मतलब 1,20,000 शेयर्स के लिए यहाँ पर एप्लीकेशन आए हैं, तो 50,000 लोग ऐसे हैं जिन्होंने मतलब ऐसे लोग हैं जिन्होंने 50,000 मांगा है, तो मैंने 50,000 शेयर उनको दे दिया है। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने 20,000 मांगा था, मैंने उनको रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, अब बचे कितने, 50,000 शेयर और बचे। तो कुछ ऐसे लोग होंगे जिन्होंने मांगा 100 शेयर है, लेकिन मैं उनको दूंगा कम, 80 शेयर उनको अलॉट करूंगा, उनको एडजस्ट करने की कोशिश करूंगा। तो इस एडजस्टमेंट को ही बोलते हैं प्रो डाटा बेसिस पे अलॉटमेंट करना। ठीक है, आया समझ। ये चीजें थी जो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम मतलब सवाल को कैसे लगाएंगे, क्या क्या एंट्रीज होंगी, किस तरीके से एंट्रीज करनी, सारी चीजें सीख लेंगे। ठीक है, देखो एंट्रीज तो आपकी बेसिक वाली ही रहने वाली है, बस आपको एक तरीका बदल जाएगा एंट्रीज करने का। ठीक है, लेकिन बेसिक वाली जो पहली वीडियो में हमने सीखा था वही एंट्रीज यहाँ पे रहने वाली है। तो देखो, बी बी लिमिटेड है, इशू किए हैं उसने 80,000 शेयर, एक है 100 रुपए का, और वो भी पार इशू किया गया है पार पे। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको बता दूंगा कि प्रीमियम पे होगा तो कैसे करना है। पार पे इशू किया गया है, एक शेयर 100 रुपए का है। अमाउंट जो है वो किस तरीके से पे करना है, एप्लीकेशन पे 20 रुपए, अलॉटमेंट पे 40 रुपए और फर्स्ट कॉल पे आपको 40 रुपए इंस्टॉलमेंट के देने हैं। ठीक है, टोटल मिला के 100 हो गया हमारे पास। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब 80,000 शेयर्स इशू किए हैं, लेकिन 1,20,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन रिसीव हुई है, यानी ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है। तो प्रो डाटा सीख रहे हैं तो जाहिर सी बात है उसी का केस होगा।
Allotment was made to the applicants of 1 lakh shares and remaining applications were rejected. यहाँ पर बोला है कि जो अलॉटमेंट है वो 1 लाख शेयर्स के लिए किया गया, यानी 80,000 शेयर्स के लिए इशू किया गया था, ठीक है। लेकिन शेयर्स कितने बांटे गए? 1 लाख शेयर्स। तो इसका मतलब क्या है? एक्चुअली में 80,000 है लेकिन 1 लाख बांट दिए गए, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कुछ ऐसे लोग होंगे या कुछ सारे ही ऐसे लोग होंगे जिन्होंने मांगा 100 होगा, उनको दिया कम, ठीक है। मांगा 1000 होगा, उनको दिया कम, प्रो राटा बेसिस पे अलॉटमेंट कर दिया गया। इसका मतलब यहाँ पे ये क्या है। और जो बाकी थे यानी 20,000 शेयर्स और बचे, 1 लाख को तो अलॉट कर दिया गया, 1 लाख एप्लीकेंट्स को तो अलॉट कर दिया गया, ठीक है। सॉरी, 1 लाख शेयर्स को तो अलॉट कर दिया गया, 20,000 शेयर्स और बचे तो उनको रिजेक्ट कर दिया गया। यहाँ पे बताया है एक्सेस मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन वाज एडजस्टेड ऑन सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट, ठीक है। अब जो एक्सेस मनी था वो अलॉटमेंट पे हमने एडजस्ट कर लिया। क्या एक्सेस मनी का क्या खेल है यहाँ पे? एक्सेस मनी का सब अभी बताऊंगा मैं आपको प्रो डाटा टेबल के समय। ये जो टेबल है इसे कहते हैं प्रो डाटा टेबल। इसे क्या कहते हैं? प्रो डाटा टेबल। अब ये टेबल आपको बना लेना है। सबसे पहली बात आपको टेबल बना लेना है, सारी इन्फॉर्मेशन मैंने ऊपर क्वेश्चन से देखकर, ठीक है। ये जो पहला डब्बा होगा ये होगा से नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड, ठीक है। तो ये जो पहला डब्बा हो गया ये नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड, मतलब एक्चुअली में कितने लोगों ने अप्लाई किया है। ये जो डब्बा है इसे हम कहेंगे, इस बॉक्स को, नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड, ठीक है, यानी कितने शेयर्स अलॉट किए गए हैं। ये जो तीसरा डब्बा है यहाँ पर अगर मतलब मैं लिख नहीं पा रहा हूँ क्योंकि जगह की वजह से, तो आपको बोल रहा हूँ तो आप समझ जाना, ठीक है। ये अमाउंट रिसीव्ड का कॉलम है, ठीक है। ये अमाउंट टू बी रिसीव्ड का कॉलम है, ठीक है, यानी कितने रुपए एक्चुअली में जमा होने चाहिए थे और कितने रुपए जमा हो गए। ये है एक्चुअली में मतलब कितने रुपए जमा हो गए हैं और ये कितने रुपए होने चाहिए थे। ये कॉलम है हमारे पास बैंक का और ये अलॉटमेंट का। ये दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं, मतलब अलॉटमेंट का इधर लिख दो, बैंक का उधर, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये हमारे पास पूरा डब्बा हो गया। अब चलो समझते हैं क्वेश्चन कैसे करेंगे डब्बा बनाने के बाद। देखो हमसे बोला गया है कि 1 लाख शेयर्स को हमने एप्लीकेंट्स को अलॉट कर दिया, 1 लाख शेयर्स, ठीक है। तो एक्चुअली में शेयर कितने इशू हुए थे? 80,000, यानी नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड कितने हैं? 1 लाख। 1 लाख हो गए, हाँ 1 लाख, सॉरी कॉमा गलत लग गया, ठीक है। 80,000 शेयर्स इनको दिए गए, मतलब 1 लाख शेयर्स की बजाय इनको 80,000 शेयर्स अलॉट किए गए प्रो राटा बेसिस पर, ठीक है, अच्छी बात है। दूसरा बोला गया कि रिमेनिंग जो शेयर्स है उसको हमने रिजेक्ट कर दिया, तो 20,000 शेयर्स जो हमने रिजेक्ट किए थे वो यहाँ लिख देंगे और इनको कितने अलॉट हुए? 0, ठीक है, क्योंकि रिजेक्ट हुआ है तो मतलब जब रिजेक्ट हुआ है तो 0 ही शेयर्स अलॉट होंगे और इनको एक लेटर ऑफ रिग्रेट भेज देंगे, मतलब हमें खेद है कि आपको हम शेयर्स अलॉट नहीं कर पाए, बेटर लक नेक्स्ट टाइम, ठीक है। अब देखो 1 लाख शेयर्स यहाँ पे अप्लाई हुए, ठीक है, तो एप्लीकेशन से इसकी इंटू करो, 1 लाख इंटू 20, तो यहाँ पे अमाउंट रिसीव्ड कितना हुआ है? 20 लाख रुपए, ठीक है, 20 लाख रुपए हुआ है। अब कितने रुपए होने चाहिए थे एक्चुअली में? तो 80,000 वाले से, मतलब जो अलॉटेड में है उससे एप्लीकेशन का इंटू करो तो कितना होगा? 16 लाख रुपए। 80,000 इंटू 20, ठीक है। इन दोनों के बीच में कितना गैप है? 4 लाख का गैप है। यहाँ पे हमसे बोला है कि एक्सेस मनी, ये देख रहे हो कितना हमने उनसे ले लिया शेयर होल्डर से? 20 लाख रुपए, लेकिन होना कितना चाहिए था, उनको देना कितना चाहिए था? 16 लाख, यानी 4 लाख हमने उनसे ज्यादा लिया है। यही है आपका एक्सेस मनी जो कि हमें अलॉटमेंट के टाइम पे एडजस्ट करना है, तो हम इसे अलॉटमेंट के डब्बे पे लिख देंगे। अलॉटमेंट के टाइम पे हमने एडजस्ट कर लिया, ठीक है, ये यहाँ पे स्लैश। अब 20,000 शेयर होल्डर्स जो कि हमने रिजेक्ट कर दिए हैं उनसे हमने एप्लीकेशन पे मतलब अमाउंट कितना लिया है? 4 लाख रुपए, ठीक है, लेकिन लेना कितना चाहिए था? 0। जब अप्लाई भाई उनको रिजेक्ट कर दिया है तो जाहिर सी बात है उनसे 1 भी रुपए नहीं लेके, तो उनका पैसा अब हमें वापस करना पड़ेगा, तो वो हमारा बैंक में चला जाएगा, 4 लाख रुपए बैंक में, ठीक है। तो टेबल समझ में आ रहा होगा कि एक्चुअली में हो क्या रहा है यहाँ पर। देखो इस वाले बॉक्स में हमें ये लिखना है कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया था और उन लोगों को कितने शेयर्स अलॉट हुए हैं वो सेकंड वाले कॉलम में लिखना है। कितना अमाउंट हमने ले लिया है वो थर्ड वाले कॉलम में लिखना है इसमें, और कितना अमाउंट लेकिन हमें लेना चाहिए था वो हमें फोर्थ वाले में, बैंक में जो पैसा वापस कर दिया, अलॉटमेंट पे जो एडजस्ट किया जाएगा। जरूरी नहीं है यहाँ पे अलॉटमेंट ही होगा,
अलॉटमेंट के साथ फर्स्ट कॉल भी हो सकता है, जिस इंस्टॉलमेंट पे एडजस्ट किया जाएगा। ठीक है, अब हमें इसे टोटलिंग करनी है। अब हम इसे टोटलिंग करेंगे तो ये हो जाएगा 1,20,000। तो देखो आ गया ना, हमारे पास कितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आए थे, 1,20,000 टोटल आ गया। 80,000 एक्चुअली में शेयर्स ही इशू हुए थे, ये टोटल 24 लाख, और ये 16 लाख, और ये 4 लाख, और ये 4 लाख। तो टेबल तो हमारा कंप्लीट हो गया, टेबल तो पूरी तरीके से हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमें एंट्री की सोचना है कि एंट्री हम कैसे करेंगे। तो एंट्री के लिए मैं पहले इसे क्लीन कर देता हूँ सब, क्योंकि यहीं पे मैं आपको एंट्री करके बता दूंगा सारे अमाउंट को। तो सबसे पहले हम एप्लीकेशन की एंट्री से स्टार्ट करते हैं, जैसा कि हम पहले भी करते आए हैं। तो एप्लीकेशन की एंट्री, पहली एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, इसमें कौन सा अमाउंट भरेंगे, तो याद रखना एप्लीकेशन की पहली एंट्री यानी एप्लीकेशन की जो बैंक वाली एंट्री होगी उसमें हमेशा ये जो अमाउंट रिसीव्ड वाला कॉलम है इसका जो टोटल आएगा वो भरने वाले हैं। इसका जो टोटल आएगा ये भरने वाले हैं हम ये एप्लीकेशन की बैंक वाली एंट्री में। तो हम यहाँ पे 24 लाख और 24 लाख। ठीक है, अब एप्लीकेशन की दूसरी एंट्री होगी। एप्लीकेशन की दूसरी एंट्री अच्छे से समझ जाना क्योंकि वही इंपॉर्टेंट है। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये तो हम नॉर्मली करते आए हैं। अब आपको इसमें एक दो चीज़ और ऐड करनी है। वो क्या ऐड करनी है, टू बैंक अकाउंट, ये जो यहाँ पे कॉलम बनाया है यहाँ पे, और टू अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, अब मान लो यहाँ पर अलॉटमेंट नहीं होता, फर्स्ट कॉल होता, तो फर्स्ट कॉल अकाउंट लिखते। यहाँ पे बैंक नहीं होता तो सिर्फ इंस्टॉलमेंट का नाम लिख देते, टू अलॉटमेंट अकाउंट या फर्स्ट कॉल अकाउंट। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखना है, देखो एप्लीकेशन का पैसा कितना आया एक्चुअली में हमारे पास 24 लाख रुपए, तो वो तो हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, शेयर कैपिटल में वो अमाउंट लिखना है जो आपके पास आना चाहिए था, यानी अमाउंट टू बी रिसीव्ड का जो टोटल होगा वो आपको शेयर कैपिटल में लिखना है। याद रखना, अमाउंट रिसीव्ड का आपको बैंक की पहली एंट्री में लिखना है, सॉरी एप्लीकेशन की पहली एंट्री में। जो शेयर कैपिटल होगा एप्लीकेशन के ड्यू वाली एंट्री में, उसमें अमाउंट टू बी रिसीव्ड के कॉलम का लिखना है। ठीक है, एक नोट करते जाओ, अगर हिंदी में भी लिख रहे हो तो नोट करते जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बैंक में जितना पैसा हमने वापस किया है, अलॉटमेंट पे जितना पैसा हमने अलॉटमेंट पे एडजस्ट किया है, तो ये हो जाएगा 16 लाख, ये 4 लाख, और ये भी 4 लाख। तो ये टोटल मिला के हमारे पास ये तीनों हो गए 24 लाख, तो ऊपर नीचे बराबर हो गया। तो ये हमारे पास एप्लीकेशन की एंट्री आराम से हो गई। अब मान लो यहाँ पे प्रीमियम दिया होता तो क्या करते, तो कुछ नहीं करते यार, बस प्रीमियम का सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व यहाँ पे लगा देते और हो जाता, मतलब इंटू कर देते और हो जाती एंट्री। बहुत ईजी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली हमने एप्लीकेशन की एंट्री कर दी है। अब हम अलॉटमेंट की तरफ बढ़ते हैं कि अलॉटमेंट में क्या एंट्री। तो देखो अलॉटमेंट की जो पहली एंट्री होगी वो होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यानी कितने रुपए एक्चुअली में आने चाहिए, कितने रुपए अलॉट हुए हैं और उनसे कितने रुपए आने चाहिए, ये भी तो लिखेंगे। तो 80,000 लोग हैं, मतलब 80,000 शेयर्स हैं, तो 80,000 को 40 से जब आप इंटू करोगे, अलॉटमेंट का इंस्टॉलमेंट तो 40 रुपये है ना, तो 80,000 इंटू 40 करोगे तो 32 लाख रुपए। 32 लाख रुपए भाई आने चाहिए, कॉल तो 32 लाख रुपए के लिए करेंगे। फिर बैंक की एंट्री होगी यहाँ पे डेबिट और टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। लेकिन एक्चुअली में पैसा आया कितना, एक बात बताओ, 32 लाख रुपए आने चाहिए थे मेरे पास एक्चुअली में, बट 4 लाख रुपए पहले से उन लोगों के हैं जो कि अलॉटमेंट पे एडजस्ट किए जाएंगे, यानी अलॉटमेंट के टाइम पे उनको नहीं देने हैं। ठीक है, तो 32 लाख माइनस 4 लाख तो 28 लाख रुपए यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको प्रो राटा की पूरी एंट्री करनी होती है। कुछ भी कंफ्यूजन हुआ, कुछ भी दिक्कत हुआ तो आप एक बार कमेंट में मेरे से पूछ सकते हो। अगर टेबल में किसी तरीके का कुछ ऊपर से चला गया माथे से तो फिर मेरे से पूछ सकते हो बेझिझक, क्योंकि देखो मैं भी समझता हूँ कि
कहाँ कहाँ कन्फ्यूज़न हो सकता है और कहाँ कहाँ मतलब चीज़ें समझ में नहीं आती है, ठीक है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है ये सारी चीज़ों का, इसलिए मैं आपकी भी तकलीफें समझ सकता हूँ इस चीज़ों में, ठीक है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, प्रो डाटा हमारा पूरी तरीके से यहाँ पे हो चुका है, ठीक है। जितने लेवल का आपको समझना था आप उतने लेवल का मैंने आपको बता दिया है। अब बढ़ते हैं आगे के कॉन्सेप्ट की तरफ, जो कि है कंसिडरेशन अदर देन कैश। एक छोटा सा टॉपिक है, उसे भी करके इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में और सारे कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे कि न्यूमेरिकल्स के जितने कॉन्सेप्ट हैं वो कंप्लीट हो जाए, फोर फीचर और री इशू को खत्म करके, फिर हम इस चैप्टर को खत्म करके आगे के चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। 4 वीडियो बहुत है। कंसिडरेशन अदर देन कैश, इसका मतलब क्या होता है? कंसिडरेशन का मतलब होता है एक्सचेंज। ये चीज पहले आप समझ लो, कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है? एक्सचेंज। ये चीज तो आप समझ लो, क्योंकि अभी आप बिजनेस लॉ भी पढ़ के आए होंगे, फर्स्ट सेमेस्टर में आपने बिजनेस लॉ भी पढ़ा होगा, तो बार बार आपको ये चीज बताई जा रही होगी कि कंसिडरेशन का मतलब होता है एक्सचेंज, 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 ठीक है। तो एक्सचेंज अदर देन कैश, यानी पैसों के बिना किसी चीज को एक्सचेंज कर लेते हैं, उसे हम कहते हैं कंसिडरेशन अदर के देन कैश। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि मान लो मैंने किसी से कोई चीज खरीदी, मान लो ये पेन जो है मैंने अपने भाई से खरीदा है, ठीक है। तो मैं अपने भाई को पैसे नहीं दे पा रहा हूँ, ये पेन 10 रुपए का है, तो मैंने अपने भाई को 5 रुपए तो कैश दे दिए, मतलब 5 रुपए तो पे कर दिए, बट 5 रुपए मेरे पास है नहीं। तो मैं क्या करूँगा, मैं अपने कंपनी के शेयर्स उसे दे दूंगा 5 रुपए के बराबर, ठीक है। 5 रुपए के बजाय मैं उसे कंपनी के अपने शेयर्स पकड़ा दूंगा। तो इसी चीज को हम कहते हैं कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो इसमें 2 तरीके के सवाल आपके पास देखने को मिलते हैं। एक होता है परचेज ऑफ एन एसेट, ठीक है। परचेज एन एसेट, जब हम एक एसेट खरीदते हैं, एक पर्टिकुलर एक कोई सा भी एसेट खरीद लेंगे तो उसका केस बनता है। और एक बनता है हमारे पास परचेज ऑफ अ बिजनेस, जब हम पूरा का पूरा एक बिजनेस खरीद लेते हैं, ठीक है। जब मैं पूरा का पूरी पूरी कंपनी खरीदने जाऊंगा तब क्या एंट्री करूंगा? जब मैं कंपनी का एक सामान खरीदने जाऊंगा, बस एक मशीनरी खरीदने जाऊंगा, तब मेरी क्या एंट्री होगी। तो आओ पहले एंट्री समझ लेते हैं, फिर क्वेश्चन करके धुआंधार तरीके से 2 क्वेश्चंस करेंगे और समझ लेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल्स जरूरी है समझने के लिए, बिना न्यूमेरिकल्स के काम बनता नहीं है। तो पहले करते हैं परचेज एंड एसेट्स का। जब हमने परचेज किया, परचेज के टाइम क्या एंट्री होगी, ठीक है। परचेज के टाइम जो एंट्री होगी वो होगी एसेट्स अकाउंट डेबिट। एसेट्स यहाँ पे मान लो अगर क्वेश्चन में लिखा है एसेट्स ही लिखा है, तब तो आप एसेट्स लिख देना, लेकिन एसेट्स के नाम भी लिखे हो सकते हैं, जैसे प्लांट एंड मशीनरी लिखा हो सकता है, जैसे मतलब डेटर डेटर तो मतलब कुछ भी लिखा हो सकता है, एसेट्स कुछ भी लिखा हो सकता है, ठीक है। टू वेंडर अकाउंट, अब ये वेंडर क्या है, वेंडर के बारे में तो हमने पढ़ा नहीं है, ठीक है। वेंडर वो बंदा है, वेंडर वो कंपनी है, वेंडर वो एजेंसी है, जो भी कह सकते हो जिससे आप सामान खरीद रहे हो, जिससे आप, मेरा भाई मेरे को पेन बेच के गया है, मैंने अपने भाई से पेन खरीदा है, तो वेंडर मेरा भाई है इस केस में, ठीक है। आ गया समझ? तो यहाँ पे अमाउंट हम लिख देंगे। दूसरी जो एंट्री होगी वो होगी, ये एंट्री क्वेश्चन के ऊपर होता है। क्वेश्चन के ऊपर कैसे होता है? अगर क्वेश्चन में बोला गया है कि पेमेंट की गई है, पार्ट पेमेंट किया गया है, जैसे मैंने अपने केस में क्या बताया कि 5 रुपए मैंने पेमेंट किया है भाई, 5 रुपए मैंने उसको कैश दिया है, तो यही होता है पार्ट पेमेंट। यानी आधा पैसा आप पेमेंट तो दे रहे हो और आधा पैसे के लिए आप शेयर्स का यूज कर रहे हो, तो ये पार्ट पेमेंट होता है। तो इसके लिए जो एंट्री होती है वो होती है वेंडर अकाउंट। वेंडर वही सेम वेंडर जो आप जहां से ले रहे हो, तो यहाँ पे बैंक आ सकता है, कैश आ सकता है, बिल्स पेबल भी आ सकता है अकाउंट, ठीक है। तो ये हमारी दूसरी एंट्री हो गई। तीसरी एंट्री और सबसे महत्वपूर्ण एंट्री जिसमें हम शेयर्स दे रहे हैं अपने, वो क्या होगी? तो वो होगी वेंडर अकाउंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू, ठीक है, एसपीआर। एसपीआर मैं यहाँ पे इसलिए लिख रहा हूँ, मान लो अगर एसपीआर क्वेश्चन में दिया हुआ है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, तो यू नीड टू ऐड इट, ठीक है। आपको जरूरत पड़ेगी फिर उस चीज की, इसलिए मैंने यहाँ पे एसपीआर लिख दिया। तो ये है 3 एंट्री होगी यहाँ पर। पहला परचेज की, दूसरा पार्ट पेमेंट की। पार्ट पेमेंट की एंट्री तभी होगी जब क्वेश्चन में बोला गया होगा। तीसरी एंट्री जो होगी वो होगी शेयर्स अलॉटमेंट की, मतलब शेयर जब हम दे रहे होंगे। अब आते हैं परचेज ऑफ ए बिजनेस। अब एक बात समझो, आपने एक कंपनी का एसेट खरीदा है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, खरीद लिया। तो कंपनी का एसेट खरीदा, पैसे दिए, बात खत्म हो गई यहाँ पर। लेकिन जब मैं पूरी की पूरी कंपनी खरीदूंगा तो उसके एसेट्स भी मेरे होंगे, है ना, होंगे कि नहीं होंगे?
उसके एसेट्स भी मेरे होंगे और मतलब जैसे उसके एसेट्स भी होंगे और उसकी लाइबिलिटीज भी मेरी होंगी, उसकी लाइबिलिटीज भी मेरी होंगी। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मान लो आप एक बाइक खरीदते हो, ठीक है, आप एक बाइक खरीदते हो तो उससे चलाकर आप फायदा भी ले रहे हो, है ना, फायदा तो ले ही रहे हो ना, बेनिफिट तो आपका ही हो रहा है, लेकिन उसकी जितनी जिम्मेदारी है, उसकी मेंटेनेंस है, उसके ऊपर जो खर्चा लगेगा वो भी आपका है। तो एक बिजनेस जब मैं खरीदने जाऊंगा तो उसके एसेट्स भी मेरे होंगे, मतलब और लाइबिलिटीज भी मेरे सर पे ही आएंगी। आया समझ? तो परचेज ऑफ बिजनेस इसीलिए यहाँ पर अलग है। बाकी दोनों नीचे की एंट्री तो सेम रहने वाली है, लेकिन जो पहली एंट्री है उसने खेला बिगाड़ दिया है। ठीक है, पहला होगा एसेट्स अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पर एसेट्स, यहाँ पर आपको बोला गया होगा, एक एसेट्स के बारे में बात नहीं की गई होगी। भाई कंपनी में एक एसेट थोड़ी होता है, यहाँ पे कम से कम 2 4 7 8 एसेट्स की बात की गई होगी, सब बोला गया होगा। तो आपको सबको डेबिट करना है। जैसे प्लांट अकाउंट डेबिट, डेटर अकाउंट डेबिट, सारी चीज़ें डेबिट। अभी क्वेश्चन करेंगे समझ में आ जाएगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। फिर दूसरी जो एंट्री होगी वो होगी टू वेंडर अकाउंट, ठीक है, और टू यहाँ पे टू लाइबिलिटी अकाउंट। अभी भी जैसा कि मैंने आपको बताया कि एसेट्स भी मेरे होंगे और लाइबिलिटी भी मेरी होगी, तो जाहिर सी बात है लाइबिलिटी को क्रेडिट करेंगे, एसेट्स को डेबिट करेंगे। अब ये वेंडर पे क्या लिखेंगे और लाइबिलिटी पे क्या लिखेंगे? एसेट्स की वैल्यू क्वेश्चन में दी होगी, लाइबिलिटी की वैल्यू क्वेश्चन में दी होगी। वेंडर पे लिखेंगे हम कि जितने रुपए आपको लेने हैं, मतलब सॉरी, जितने रुपए आपको उसे देने हैं, इसे हम कहते हैं परचेज कंसिडरेशन। ठीक है, आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट बोल देगा कि परचेज कंसिडरेशन ये है, या ऐसा बोल सकता है कि आपने अपना एक बिजनेस खरीदा है, इतने रुपए में खरीदा है। ठीक है, जहां भी आपको ऐसा कुछ दिखे कि इतने रुपए में खरीदा है और फिर आपको परचेज एसेट्स की कुछ वैल्यूज दी होंगी, तो वो जो इतने रुपए में खरीदा है ना, वही परचेज कंसिडरेशन होता है। यानी आपको पैसे देने कितने हैं भाई। ठीक है, तो यहाँ पे वो वाली वैल्यूज लिखते हैं। अब एक और चीज मान लेते हैं, इन दोनों को ऐड करके जो टू वाले हैं, जो क्रेडिट वाले हैं, उनको ऐड करने पे ऊपर वाले यानी जो डेबिट वाले हैं उनसे ज्यादा आ रहा है, नीचे वाला अगर ज्यादा आ रहा है तो ऊपर हम ऐड कर देंगे गुडविल अकाउंट डेबिट। याद रखना, फिर बोल रहा हूँ, नीचे वाले ज्यादा आ रहे हैं, नीचे वाले का मतलब है मेरे टू वालों से, ठीक है, यानी क्रेडिट वालों से वो ज़्यादा आ रहे हैं उनकी वैल्यू ऊपर वालों से, तो आप ऊपर एक गुडविल ऐड कर देना, और जितना डिफरेंस होगा, जितना ज़्यादा आ रहे होंगे, वो गुडविल के अकाउंट में हो जाएगा। ठीक है, और नीचे अगर मान लो ऊपर वाले ज़्यादा हैं, नीचे वाले कम है, तो नीचे ऐड हो जाएगा कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक है, देखो मैं जितने इजी लैंग्वेज में, जितने इजी वर्ड्स में आपको समझाना चाह रहा हूँ, मतलब कोशिश कर पा रहा हूँ उतना कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको फिर भी कुछ समझ में नहीं आता तो एक बार मुझे फीडबैक देके बता देना कि क्या समझ में नहीं आ रहा है, क्या चीज़ ऐसी है जो मैं मतलब मिस कर रहा हूँ, या कुछ भी ऐसा जो आपको लगता है। ठीक है, ये पहली एंट्री होगी, बाकी दोनों एंट्री इसकी सेम होने वाली हैं। ये तो मैं आपको बता चुका हूँ, दो एंट्री, सॉरी, नीचे वाली दो एंट्री इसकी सेम होने वाली है, एक ऊपर की एंट्री और बस चेंज होती है दोनों में, बाकी सब चेंज सेम होने वाली है। जल्दी से क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन करके अपने दिमाग को कंफ्यूजन से दूर करते हैं कि भाई हो क्या रहा है, चल क्या रहा है यहाँ पे। क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के सामने, अमन लिमिटेड, ठीक है, मेरी कंपनी अमन लिमिटेड परचेज मशीनरी कॉस्टिंग 20 लाख रुपए की मशीनरी खरीदी है अमन ने अय्यर लिमिटेड से। अय्यर लिमिटेड तारक मेहता वाले अय्यर साहब। 50% of payment was made by check and the for remaining 50% company issued equity shares of 100 each at a premium of 25%। ठीक है, देखो एक और छोटी सी चीज़, अभी छोटा सा फॉर्मूला मैं आपको सवाल कराते समय बताऊंगा, वो चीज़ भी इम्पोर्टेंट है, और उस केस में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिस केस में प्रीमियम होगा। ठीक है, जिस केस में भी आपके पास क्वेश्चन में प्रीमियम गिवन होगा, वो केस में इंपॉर्टेंट है वो बात जो मैं आपको बताने वाला हूँ, फॉर्मूला बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले ये चीज याद रखो, अमन ने एक मशीनरी खरीदी है, यानी सिर्फ मशीनरी खरीदी है, मतलब पहला केस का क्वेश्चन कर रहे हैं परचेज एसेट का। तो इसमें बोला है 10 लाख रुपए तो हम दे रहे हैं बैंक से। ठीक है, और मैं बिल्कुल माफ़ी चाहता हूँ, ये जो वॉइस आ रहा है बैकग्राउंड से मेरे, ठीक है, थोड़ा एडजस्ट कर लेना अगर ये वॉइस ज़्यादा आ रहा होगा, क्योंकि हम मतलब किसी की शादी है तो मना भी नहीं कर सकते, बहुत पहले से डिसाइड कर रखा था। ठीक है, और 10 लाख रुपए के हमने क्या करने हैं, शेयर्स देने हैं। शेयर्स देने हैं
125 रुपए का। अब आप बोलोगे 100 रुपए तो यहाँ पे लिखा है, 125 कहाँ से आ गया भाई? 25% प्रीमियम है ना, तो जो 25% प्रीमियम लगेगा वो 100 रुपए पे ही तो लगेगा। तो 100 का 25% 25, तो दोनों को ऐड करके 125 रुपए। और 125 रुपए इसे हम कहते हैं इशूइंग प्राइस, वो तो मैं आपको बता चुका हूँ प्रीमियम वाली वीडियो में। तो एंट्री करना स्टार्ट करें, करते हैं स्टार्ट। तो मशीनरी अकाउंट, डेबिट टू, अब यहाँ पे अमन का नाम लिखूं या अय्यर का नाम लिखूं? खरीदा किससे है मैंने? अय्यर से खरीदा है, तो अय्यर लिमिटेड लिखूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं 10 लाख लिखूं या क्या लिखूं? भाई यहाँ पर वो वैल्यू लिखो जितने में आपने खरीदा है, जितने में आपको पड़ा है। पैसे दिए हैं या नहीं दिए हैं, कैसे देने वाले हो वो मत लिखो, आपने जितने में खरीदा है वो लिखो ना यहाँ पे। तो वो आप कितने में लोगे? 20 लाख रुपए में, ठीक है। वो आप 20 लाख रुपए में खरीद रहे हो। दूसरी एंट्री जो होगी पार्ट पेमेंट की, यहाँ पे हुई है पार्ट पेमेंट बैंक से, तो वो कैसे होगी? अय्यर लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पे क्या होगा? बैंक चेक से किया है ना, हाँ बैंक अकाउंट। 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए तो दिए हैं भाई, है ना। 50% बोला है, 10 लाख रुपए दिए। नेक्स्ट जो हमारी चीज आती है वो आती है लास्ट एंट्री, जो कि इंपॉर्टेंट एंट्री है। अय्यर लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स अलॉट, इक्विटी शेयर्स इशू किए हैं यहाँ पर, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू SPR, क्योंकि यहाँ प्रीमियम भी ऐड है, तो SPR अकाउंट, ठीक है, SPR अकाउंट। अब यहाँ पे अब अमाउंट कैसे कैसे फिल करना है मैं आपको बताता हूँ। तो उससे पहले एक और चीज समझ लो। एक बात बताओ, मेरे को 10 लाख रुपए के बदले शेयर्स अलॉट करने हैं, मतलब शेयर्स इशू करते हैं, है ना। 10 लाख रुपए मैंने बैंक से दे दिया है और 10 लाख रुपए के बदले मैंने शेयर्स इशू कर लिए। तो मैं तो यहाँ पे अमाउंट की बात कर रहा हूँ, पैसों की बात कर रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली में मुझे शेयर्स देने कितने हैं? मुझे एक्चुअली में शेयर्स देने कितने हैं? अभी कुछ आपको लग रहा होगा 10 लाख, 10 लाख तो पैसे देने हैं, एक 100 रुपए का है, मतलब 125 रुपए का। तो एक्चुअली में शेयर्स कितने देने हैं? तो नंबर ऑफ शेयर्स हमें यहाँ पे निकालना पड़ेगा। नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, मतलब कितने रुपए देने हैं? 10 लाख। अमाउंट पेएबल, इसका जो फॉर्मूला होता है अमाउंट पेएबल अपॉन इशूइंग प्राइस। इशूइंग प्राइस क्या है? 125 रुपए। अब इन दोनों को डिवाइड कर लो यार, डिवाइड करेंगे तो हमें 4 आ जाएगा और ये 40,000 आ जाएगा, ठीक है 40,000, हाँ, और ये आ जाएगा 25 5, तो ये हो गया हमारे पास 8,000 रुपये। 8,000 शेयर्स, 8,000 शेयर्स अब जब हम इशू करेंगे तो उसकी जो पूरी कैलकुलेशन होगी वो 10 लाख रुपए के बराबर आएगी, ठीक है। तो हमें कितने रुपए देने हैं वो यहाँ पे लिखेंगे, 10 लाख रुपए, ठीक है। अब 8,000 है ना, यहाँ पे बचा हुआ है 8,000। इक्विटी शेयर्स कैपिटल कितने के हैं? 100 रुपए के। 100 रुपए उसकी के फेस वैल्यू है, 25 रुपए प्रीमियम है। तो 8,000 को 100 से इंटू करो और यहाँ पे लिख दो इक्विटी शेयर कैपिटल वाले में, क्या आएगा यहाँ पे? 8 लाख रुपए। और जब आप 8,000 को 25 से इंटू करोगे, प्रीमियम वाले में लिखोगे, तो वो आएगा 2 लाख रुपए। और इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन खत्म होता है, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसमें पार्ट पेमेंट भी कवर हो गया, प्रीमियम वाला भी कवर हो गया, और मैंने आपको ये चीज़ भी बता दी। अगर यहीं वो पार पे होता तो आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते थे, क्योंकि हमें SPR की जरूरत नहीं पड़ती। याद रखना SPR वाले में आपको जरूरत पड़ेगी। हार्ड फॉर्मूला है भी नहीं, अमाउंट पेएबल अपॉन इशूइंग प्राइस, क्या दिक्कत है। आगे बढ़ते हैं, अब परचेज ऑफ ए बिजनेस का क्वेश्चन करते हैं, फिर ये वीडियो समाप्त। अब यहाँ पर हमारे पास एक बढ़िया क्वेश्चन आया है परचेज ऑफ ए बिजनेस का, ठीक है। XYZ लिमिटेड है, जिसने एक रनिंग बिजनेस, चलता हुआ बिजनेस, मतलब डे टू डे लाइफ में काम कर रहा है, विकास लिमिटेड से खरीदा है। 2.5 लाख रुपए उसे देने हैं, ठीक है। 2.5 लाख रुपए मतलब परचेज लाइबिलिटीज और डेट क्रेडिट एसेट्स के बाद भी 2.5 लाख रुपए देने हैं, ठीक है। 2,20,000 इक्विटी शेयर्स से देने हैं, मतलब 2,20,000 के लिए तो मैं इक्विटी शेयर्स देने वाला हूँ 10 रुपए ईच, मतलब एक शेयर की प्राइस है 10 रुपए, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप नंबर ऑफ शेयर्स निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। 2,20,000 रुपए देने हैं, एक शेयर्स की प्राइस कितनी है? 10 रुपए, तो 22,000 रुपए हो गई। ये तो कॉमन सेंस की बात है, वो फॉर्मूला तो बस नाम के लिए बनाया है। और बाकी जो बैलेंस है वो मेरे को बैंक ओवरड्राफ्ट से देना है। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है ये आपको अच्छी तरीके से मालूम होगा आई होप, बट नहीं मालूम बता देता हूँ। बैंक ओवरड्राफ्ट मान लो एक्चुअल होता क्या है
कि मैं मेरे पास किसी को पेमेंट करना है, मुझे किसी को पेमेंट करना है, बट मेरे पास अभी उतना कैश नहीं है, बैंक अकाउंट में उतना कैश नहीं है, तो बैंक मुझे फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है कि वो मेरे बिहाफ पे उस बंदे को पेमेंट कर देगी, ठीक है। बाद में फिर मैं उसे, जब मेरे पास होगा तो मैं उसे दे दूंगा। तो मैंने वो बैंक ओवरड्राफ्ट से कटवा दिया, ठीक है। कितने रुपए? बैलेंस, यानी 30,000 रुपये तो मैंने ओवरड्राफ्ट से ले लिया, ठीक है। तो ये है पार्ट पेमेंट, है ना, पार्ट पेमेंट। अब एसेट्स, प्लांट एंड मशीनरी 90,000 रुपये की खरीदी है, उसी के अंदर थी बिजनेस। बिल्डिंग 90,000 रुपये की। देखो कैसा वाहियात सवाल है, बिल्डिंग कहाँ मिल रही है 90,000 रुपये की। डेटर्स 30,000, स्टॉक 50,000, कैश 20,000, क्रेडिटर्स दिया हुआ है हमारे पास 20,000 रुपये का, ठीक है। बहुत अच्छी बात है। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ और करते हैं। सबसे पहले आप इन सबको डेबिट कर दो, जितनी भी चीज़ें हैं, एसेट्स हैं, सॉरी, अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई जो डेबिट है, जो कि मतलब जो भी एसेट्स हैं वो डेबिट करेंगे। अब हमें यहाँ पे लाइबिलिटी भाई क्रेडिटर्स लाइबिलिटी होती है, याद रखना, ऊपर ही मत लिख देना, ठीक है। अकाउंट, अब वेंडर का नाम लिखेंगे विकास लिमिटेड अकाउंट। अब आ जाओ, अमाउंट कैसे भरते हैं मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ये इनकी तो जितनी वैल्यू है उतनी भर दोगे, 90,000, 90,000, 90,000, सॉरी 90,000 नहीं है, कितना है, डेटर 30,000 है, ठीक है। ये 20,000 है, स्टॉक 50,000 है यार, ये 20,000 है, ठीक है। ये तो हो गया। क्रेडिटर्स की वैल्यू कितनी है, 20,000। अब परचेज कंसिडरेशन यानी विकास लिमिटेड में क्या लिखने वाले हैं, जितने पैसे आपको, इन सबको हटाकर जितने पैसे देने हैं, तो 2.5 लाख रुपए देने हैं, तो 2.5 लाख रुपए मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अच्छी बात है। इन सब का टोटलिंग करो, डेबिट वालों का और इन सब का टोटलिंग करो। ऊपर का जो टोटलिंग आ रहा है वो आ रहा है 90, 90, 180, 180, 30, 210, फिर 50, कितना हो गया, 210 और 50 हो गया 260 और 280, 2,80,000 आ रहा है। और नीचे वालों का 2.5 और 20, 2,70,000, यानी नीचे वाला कम है, नीचे वाला कम है, तो हम नीचे में क्या ऐड करेंगे बराबर करने के लिए, कैपिटल रिजर्व। तो यहाँ मैंने ऐड कर दिया टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 10,000 रुपये, ठीक है। तो ये एंट्री हमारी पहली एंट्री हो गई। सबसे जो डिफरेंशिएट कर रही थी दोनों कॉन्सेप्ट को, वो एंट्री हमने कर ली है। अब पार्ट पेमेंट की एंट्री कैसे करेंगे, वो करेंगे हम विकास लिमिटेड, ठीक है, टू बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट। जब बैंक ओवरड्राफ्ट से एंटर की जा रही हो तो बैंक ओवरड्राफ्ट का नाम लिखना जरूरी है। तो यहाँ पे 30,000 रुपये किया गया है, मैं यहाँ पे 30,000 रुपये लिख दूंगा। और लास्ट एंट्री वो हमारी होगी पार पे किया, तो विकास लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। तो कितने रुपए हमें देने हैं, 2,20,000 रुपये, ठीक है, 2,20,000 रुपये। बस खत्म। आपका 3 कॉन्सेप्ट इस वीडियो में कंप्लीट हो गया। अलॉट, प्रो डाटा, कंसिडरेशन अदर देन कैश, परचेज एंड एसेट्स और परचेज ऑफ ए बिजनेस का, ठीक है। छोटी छोटी वीडियोस बना रहा हूँ अभी मैं, क्योंकि यार बोर हो जाते हैं। अभी इतनी ही लंबी वीडियो मेरे को लग रहा है कि 2% लोगों ने ही देखी होंगी जिन्होंने स्टार्ट किया होगा शुरू से, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि लंबी वीडियोस बननी चाहिए, ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, तो आप मुझे बता सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। आपके हिसाब से वीडियोस बनाई जाएंगी यहाँ पर, बिकॉज यू आर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो चलो इस वीडियो को एंड करते हैं और आज के लिए भी इतना ही। मिलते हैं कल, फिर मिलेंगे, मतलब वेडनेसडे को मिलेंगे। तब तक के लिए बाय।